हमारा अब नेक्स्ट पार्ट होगा। अभी मैं इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर अगली बार से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अभी नया नया है तो मुझे भी समझने में टाइम लगेगा इसको। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इम्पल्स पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में जानेंगे डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस में ही आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो हम भूल गए हैं या हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो जनरली इम्पल्स टरबाइन क्या होता है ये आपको चीज़ समझ में आ गई, आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया, तो आपको उनमें भी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्या होता है, ब्लेड्स कैसी होती है, किस में बकेट्स होते हैं, किस में एज टाइप से होता है। आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी, ये पूरा इसमें वाटर इंटरनली जाता है और उसमें बकेट्स के थ्रू बाहर से ही इस टाइप होता है, और ये एज शेप का ही होता है। ये समझ में आ गया, ये आपको सिंपली आपको बेसिक ये समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो ये तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़नी है, कुछ इसके ब्लेड्स किस टाइप से स्ट्राइक होती है, वो ब्लेड कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम डिफरेंस में समझ लेंगे। तो आपको नॉर्मली आपको एक बेसिक समझा लेता हूँ कि हो क्या रहा है। कि ये हमारा ये जो हमारा है इम्पल्स टरबाइन, ये हमारा है जो है रिएक्शन टरबाइन। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हमारी जो नोज़ल होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है आपको किस साइज़ में चाहिए, तो उसके हिसाब से होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा नोज़ल, उतना ज़्यादा प्रेशर, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से स्टीम चाहिए होगी। तो ये होता है। तो इसमें जनरली दो नोज़ल है, एक ही नोज़ल है, दोनों नोज़ल से एक नोज़ल से जो स्टीम होती है वो इससे स्ट्राइक हो रही है, दूसरे नोज़ल से जो स्टीम और वाटर होता है वो इससे स्ट्राइक हो रही है। तो इसके स्ट्राइक से ये रोटेटिंग कर रहा है। अब सेम रिएक्शन टरबाइन में आप देखोगे तो ये इस साइड में वाटर जा रहा है या स्टीम जा रहा है, और इस साइड में जा रहा है, इसके रिएक्शन से ये इस साइड में रोटेट कर रहा है। तो जनरली हम इसमें थोड़ी सी ब्लेड के बारे में जानेंगे कि ब्लेड किस टाइप से होती है, ये हम डिफरेंस में भी समझ लेंगे। तो आपको यहाँ अभी समझा देता हूँ ब्लेड्स में क्या होता है। इसमें जनरली आप देख रहे होंगे नोज़ल में, ये हमारा नोज़ल, ये जो भी है नोज़ल है, चाहे ये एक नोज़ल हो गया, ये दो नोज़ल हो गया, कितने भी मल्टीपल डाल सकते हैं आपके हिसाब से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नोज़ल से जो वाटर या स्टीम, ये जो वाटर या स्टीम जो होता है ये डायरेक्ट ही स्ट्राइक होता है इस पॉइंट पर। बाकी देखा जाए तो ये जितनी भी जो हाई वेलोसिटी जो भी होती है वो डायरेक्ट स्ट्राइक हो रही है इस बकेट के इस पार्ट पे। ये जनरली पूरे पार्ट पे नहीं होती, ये जनरली पार्शियल पार्ट पे होती है, इस मेंस पार्ट पे होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी हाई वेलोसिटी जो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है इसको मैकेनिकल में घुमाने के लिए, डायरेक्ट पूरी यूज़ हो जाती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी वेलोसिटी होती है स्टीम की वो कांस्टेंट तरीके से स्ट्राइक होती है और फिर वो कांस्टेंट तरीके से निकल भी जाती है। तो ये समझ में आ रहा है कि स्ट्राइक हुई निकल गई, स्ट्राइक हुई निकल गई। और इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है अंदर से आता है और बाहर निकलता है, तो हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता है। तो ये जेट आई है, उसकी जो ब्लेड देखते हो, यहाँ ब्लेड भी अलग टाइप की होती है। इसमें ब्लेड सब सेम है, इसमें ब्लेड का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो ब्लेड का डिफरेंस नहीं है, इसमें ब्लेड का बहुत डिफरेंस है। ये हम रिएक्शन और इम्पल्स के रिएक्शन के डिफरेंस में भी समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्लेड की जो भी हमारे सिस्टम जो इसकी कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होता है सेम होता है, ठीक है। उसका ये जो ग्राफ है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ग्राफ है, एक तो स्टीम प्रेशर का, ये जो पीला वाला जो भी ग्राफ है वो स्टीम प्रेशर का है, और ये जो है स्टीम वेलोसिटी का, कि प्रेशर किसका बढ़ रहा है, स्टीम का जो भी प्रेशर और वेलोसिटी है वो बता रहा है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जब स्टीम निकलेगी तो ये किस टाइप से होगी, हाई वेलोसिटी से। तो हाई वेलोसिटी से जब ये इससे स्ट्राइक होगी
तो हमारी जो हम अभी इस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे था तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ आते आते प्रेशर कम हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो शुरुआत में प्रेशर जो ज़्यादा था क्योंकि वो एक समान रूप से ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो धीरे धीरे कम हो रहा था तो इस टाइप से आ रहा था, इस टाइप से कम हो रहा था क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ये कम हो रहा था। फिर एक जगह ऐसा आता है कि ये इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट से निकलता है, तो ये पॉइंट से निकल गया यहाँ से, तो ये पॉइंट वो हो गया और ये स्ट्राइक हो रही है, तो सिंपली ऐसा हो गया। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम स्ट्रीम वेलोसिटी का अगर देखते हैं तो स्ट्रीम वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी शुरुआत में कम होती है नोजल के अंदर, फिर वो बढ़ती एकदम कांस्टेंट वेट से बढ़ती है और डायरेक्ट हिट होती है, स्ट्राइक होती है इस पर, और फिर कम होने लगती है। फिर कम, अगर इसमें फ्रिक्शन ना हो तो एकदम इसका जो ग्राफ बनता है एकदम कांस्टेंट बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसमें जो वाटर होता है देखते हो आपको पूरी सरफेस में घूमता रहता है। तो जनरली इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से अपन जो जैसा इसमें हो रहा था कि वाटर पूरा स्ट्राइक होके सारी की सारी यूज़ उसको रोटेट करना है, इस वैसा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये वाटर जो भी है अंदर से उधर से अंदर से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इनकी सर्कमफ्रेंस में घूमता रहता है पूरी ब्लेड्स में, और जबकि इसमें केवल बहुत पार्शियल लेवल पर ही होता है। ये आपको चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ ये आपको मुझे समझ में आ रहा होगा कि वाटर ये नोज़ल से जा रही है, ये नोज़ल से स्टीम वाटर निकल रहा है और इससे स्ट्राइक हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये जो भी इसकी ब्लेड से ये पूरा टोटली देखा जाता है, पूरा इससे वाटर इसकी पूरी जो सरफेस है उससे गुजर रहा है, जबकि इसमें इतना नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी समझनी होगी। तो आप समझ ले प्रेशर के बारे में, स्टीम प्रेशर वही बात है। शुरुआत में हर नोजल का यही सिस्टम है कि शुरुआत में प्रेशर सेम रहेगा, फिर कम होता जाएगा, फिर जैसे इसकी डायमेंशन जो भी होती है इस टाइप से होती है कि ये जो वाटर है पूरे सरफेस में जाती है, तो इसमें जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इस टाइप से। और वैसे ही अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में आप देखते होंगे यहाँ से वेलोसिटी बहुत हाई होगी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जब ये यहाँ आती है इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी बहुत हाई होती है, फिर उसके बाद कम होने लगती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और नहीं समझ में आती हो तो अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आपको अपने नोट्स में डिफरेंस बताऊंगा, फिर दूसरी लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि मैंने नोट्स अच्छे से बनाए, तो वो भी आप देख लेना। तो अब हम करते हैं हमारे डिफरेंस से बात। ये हम पढ़ेंगे। पहले मैंने जो नोट्स बनाए वो कर लो, फिर इसको भी पढ़ेंगे, ये भी सही है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट हम बाद में करेंगे। पहले मैंने जो लिखे नोट्स मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से नोट्स लिखे। ये भी डिफरेंस है, तो ये मेरे नोट्स है, तो आप इसको भी देख लेना अच्छे से। मैंने वही समझाया जो अच्छे से एनिमेशन से अच्छा समझ में आता है, बकाया मैं ऐसे बताता। तो ये भी देख लेना आप नोट्स। ये नोट्स मैंने डाल दिए इसमें, तो आपको ये आसानी होगी। तो ये इस टाइप से बना रखिए, आप देख लेना। तो हम डायरेक्ट हमारे डिफरेंस पे जाते हैं। ये इम्पल्स टरबाइन और ये हो गया हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इसका, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का। तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट्स हमारा क्या कहता है? पहला पॉइंट्स कहता है कि इन इम्पल्स टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। तो
इसका हम वर्बली समझते हैं। कहना क्या जाता है कि इम्पल्स टरबाइन में जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट टरबाइन। केवल काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है टरबाइन को रोटेट करने में। तो क्या है, और दूसरा क्या है, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी यूज़ होती है और प्रेशर एनर्जी भी यूज़ होती है। तो इन रिएक्शन टरबाइन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट द टरबाइन। ये सिंपली इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों यूज़ होती है टरबाइन को रोटेट करने में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है, कैसे प्रेशर होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन पे। तो ये हमारा इम्पल्स टरबाइन हो गया। तो क्या है इसमें इम्पल्स टरबाइन में, आप देख ही रहे होंगे, ये हमारा जेट नोजल है जिससे वाटर या स्टीम बहुत हाईली प्रेशराइज और हाईली वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है इन ब्लेड्स पे और ये रोटेट करता है। तो हमारे पास जो भी वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी होती है, मतलब कि एक काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी से इससे स्ट्राइक करता है और ये रोटेट करता है, बस इसी ये होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओनली काइनेटिक एनर्जी ही यूज़ होती है इम्पल्स टरबाइन में, जबकि हमारे जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें आप देखोगे तो जो वाटर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं वाटर, अगर आपका बैक साइड, अगर इसको बैक साइड से देखोगे तो वाटर कुछ इस साइड से आ रहा है और ये दोनों साइड से घूम रहा है। एक ये आधा इस साइड से आ रहा है, आधा इस साइड से आ रहा है। तो पूरा आधा इस साइड से जाएगा। तो इसमें एक तो यहाँ से जो भी हाई वेलोसिटी से रिएक्शन होगी तो ये घूमेगा, दूसरा इसके जो भी इसमें हाई प्रेशर होगा उसके कारण ये घूमेगा, दोनों साइड, दोनों कारण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन टरबाइन में जो वेलोसिटी इसमें जो होता है प्रेशर एनर्जी और हाई काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज़ होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में गलती से बोल दिया कि इम्पल्स टरबाइन में ओनली काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में हमारे काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों यूज़ होती है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि इन दिस टरबाइन वाटर फ्लो थ्रू द नोजल एंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द टरबाइन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें टरबाइन जो होता है वाटर फ्लो थ्रू द नोजल भी समझ में आ गया होगा कि वाटर जो भी फ्लो होता है वो नोजल के थ्रू होता है और स्ट्राइक करता है ब्लेड ऑफ टरबाइन, या फिर आप वो बकेट्स बोलते हैं या वेंट्स होता है, वो उससे स्ट्राइक करता है। और इसमें रिएक्शन टरबाइन में आपको पता ही है कि इन दिस टरबाइन वाटर इज़ गाइडेड बाय अ गाइडेड ब्लेड टू फ्लो ओवर द टरबाइन। तो इसका मतलब भी समझाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन। इसमें जो ब्लेड होती है वो गाइडेड ब्लेड होती है, कुछ इस टाइप से। ये ब्लेड जो है पूरी गाइडेड ब्लेड है। इन गाइडेड ब्लेडों में ही वाटर सप्लाई होता है और इन गाइड ब्लेडों के जरिए ही वाटर हमारा पूरे इसमें रोटेट करता है। आपको दिख रहा होगा ये गाइड ब्लेड के थ्रू, ये गाइड ब्लेड, ये जो भी वाटर होता है ये पूरे इन गाइड ब्लेडों के थ्रू होकर जाता है, मतलब कि पूरा इन गाइड ब्लेडों में से होकर जाता है और निकलता है। तो ये चीज़ उसमें कह रखी है, उसमें डिफरेंस में हमारा, कि जो वाटर होता है वो फ्लो जो होता है वो गाइड ब्लेडों के थ्रू फ्लो ओवर द टरबाइन में जाता है। तो ये चीज़ हो गया दूसरा डिफरेंस, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस हमारा ये है कि जो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है, इम्पल्स टरबाइन में कि ऑल प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द वेंट्स
तो ये मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि जो भी हमारा वाटर जो स्ट्राइक होता है ना, कि जो भी है उसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है द वाटर कन्वर्टेड इनटू जो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हो गई है, वो जो भी मतलब प्रेशर जो एनर्जी होती है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है स्ट्राइकिंग से पहले। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार कि क्या बोल रहा था ये, मतलब क्या हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नोज़ल है, तो इससे क्या हुआ कि जो भी प्रेशर है नोज़ल के थ्रू जो भी है वो सारा के सारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो प्रेशर सारा के सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उस जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जो हाईली स्पीड से इससे स्ट्राइक होता है। ये चीज़ मैं बता रखी है, तो ये चीज़ हमको आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसके डिफरेंस में जाते हैं, इसमें क्या कह रखा है। तो हम जाते हैं, तो इन रिएक्शन टर्बाइन देयर इज़ नो चेंज इन प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग, क्योंकि आप देख ही रहोगे कि पूरा जो वाटर है वो उन गाइडेड ब्लेड के जरिए पूरा सप्लाई होता है और फिर बाहर निकलता है, तो उसमें कोई इतना चेंज नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नो चेंज इन प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइकिंग देखा जाए तो आपको पानी ही बाहर जा रहा है हाईली स्पीड से। ठीक है, तो आपका चौथा डिफरेंस ये है कि द प्रेशर ऑफ द वाटर 2 मिनट रुकना, मैं इसको हटाता हूँ। द प्रेशर ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। द प्रेशर ऑफ वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये आपको मैंने ग्राफ में समझाया था ना कि जो उसका प्रेशर जो होता है वो वाटर का में कोई चेंज नहीं होता और जो भी होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो बाहर साइड जाता है, तो बाहर तो हमारा देखा जाए तो एटमॉस्फेयर होता है, तो जो भी उसका प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रोसेस के दौरान। जबकि इसमें द प्रेशर ऑफ वाटर इज़ रिड्यूसिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द वेंस। आपको बताइए वो गाइड वेंस के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। तो ये एक गाइड वेंस के थ्रू वाटर सप्लाई होता है और यहाँ से बाहर जाता है, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कम हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया। तो ये चीज़ होती है वो ऐसा उसमें नहीं होता ना, तो ये चीज़ ही बता रखी है उसमें। तो ये हमारा तीसरा डिफरेंस हो गया। तो हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा क्या कह रहा है, ये हमने चौथा भी कर लिया था। तो हम पांचवें डिफरेंस पे आते हैं। पांचवा डिफरेंस क्या कहता है, तो हमारा पांचवा डिफरेंस कहता है, पांचवा डिफरेंस ये कहता है। और हाँ, आपको एक बात और बतानी है कि मैं ये जो वीडियो है अलग अलग पार्ट में लूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे का भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लूँगा ताकि ये छोटा रहेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो पांचवा हमारा पॉइंट है वाटर में भी। अब मैं आपको एनिमेशन से नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली जो समझने वाला पॉइंट है वो समझा दूंगा। जो डायरेक्ट यूँ समझते हैं, यूँ समझ में आते हैं वो नहीं समझूंगा। तो वाटर में भी एडमिटेड ओवर अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, उस परिधि के बारे में बताया है। सर्कमफेरेंस और ओवर द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ टरबाइन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको समझा चाहता हूँ कहना क्या चाहता है कि जो भी वाटर है वो जो ब्लेड होती है, जो बकेट्स होते हैं ना, लाइक कमेंट करना ना भूलें।
वो या तो वाटर, उस टाइम में आपको बताया था उसमें कि आपको दिखाई देता हूँ, तो ये देख लीजिएगा कि जो भी वाटर है वो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इसमें कुछ पार्शियल, कभी कभी पार्शियल भी होता है, कभी कभी कुछ पार्शियल होता है, कभी कभी पूरे में भी जा सकता है। जबकि आप इसमें देखोगे तो इसमें आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से इससे वाटर पास होकर निकलता है बाहर। तो ये चीज़ें उसमें डिफरेंस में दे रखी है, तो वो डिफरेंस देखिएगा तो आपको समझ में आ गई होगी लाइन। कहना क्या चाहता था कि इसमें जो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस की कुछ एक पार्ट की परिधि पर, उस ब्लेड के जो वेंस होते हैं उसकी कुछ परिधि पर, या ओवर द होल सर्कमफेरेंस, या पूरी ही परिधि पर जो होता है वो वाटर उस पर स्ट्राइक करता है या चलता है। जबकि इसमें जो भी वाटर होता है वो पूरा ही में ओवर द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस और ओवर द होल सर्कमफेरेंस, या तो पूरी परिधि पर या कुछ परिधि पर भी नहीं हो, कुछ थोड़ी सी परिधि पर नहीं हो, तो बाकी पूरा ही होता है। आपने देख लिया होगा फिगर में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है कि इन इम्पल्स टर्बाइन casing has no hydraulic function to perform because the jet is at atmospheric pressure. This casing serves only to prevent splashing of water. स्प्लैशिंग का मतलब आप जनरली समझ गए होंगे। स्प्लैशिंग मतलब कि जैसे आप कोई वाटर होता है, वो मान लो पानी से भरी बाल्टी होगी, पानी से भरी बाल्टी को आप ज़मीन पर उड़ेल देते हो, तो वो इस टाइप से जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो दूर दूर तक फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्लैशिंग। तो जनरली इसमें यही बता रहा है कि इन इम्पल्स टर्बाइन जो इसमें हमें इम्पल्स, इसमें जनरली आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो भी नोज़ल है, नोज़ल पानी है, वाटर स्ट्राइक कर रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है, और यहाँ पे बकेट टर्बाइन लगा हुआ है जो इन बकेट से स्ट्राइक करके रोटेट कर रहा है। तो ये कुल मिला के जो भी हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक में हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जबकि उसमें तो आप देख रहे होंगे वो वाटर अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो ये चीज़ उसमें बता रखी है कि मैं हटा देता हूँ कि द इम्पल्स टर्बाइन केसिंग हैज़ नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म बिकॉज जेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द केसिंग सर्विस ओनली प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल जो वाटर जो होता है ये बकेट से स्प्लैश होता है और इसके से ये पानी दूर जाता है, ये चीज़ बता रखी है। जबकि इसमें ये जो है 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता ही है कि जो ब्लेड है वो पूरा पानी ही सर्कमफेरेंस में, पूरी जो एस टाइप की जो गाइडेड ब्लेड है उसके अंदर पानी ही जाता है, वो पूरी तरीके से जाता है। तो द केसिंग इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, केसिंग ज़रूरी है क्योंकि पानी अगर कहीं से भी अगर लीक हो गया, कहीं पानी अगर केसिंग नहीं हुई तो पानी हो सकता है कहीं किसी और साइड से जावे, पानी इस साइड से चले जावे या कहीं इस साइड से चले जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि जो पानी होता है उसके लिए केसिंग मतलब कि एक तरह से ढकने से रिलेटेड है कि आप, क्योंकि केसिंग होगी तो वाटर उसी डायरेक्शन में जाएगा, कहीं और सप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ केसिंग जो होती है, केसिंग एक तरह से कवर एरिया होता है। तो केसिंग इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी बिकॉज क्योंकि हमें जो भी हो प्रेशर जो होता है, द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन इज़ मच हायर। जानती है कि आप शुरुआत में जो प्रेशर होता है वो टर्बाइन का वो हायर होता है, फिर वो बाद में जाके तेज़ रफ्तार से काइनेटिक में चेंज होता है। तो द प्रेशर ऑफ एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन इज़ मच हायर देन द प्रेशर ऑफ द आउटलेट। आप जानते हो कि प्रेशर बाहर का
कम होता है, इनलेट का ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, तो इट इज़ सील्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक से सील्ड कर लेना, वरना आपको पता ही है प्रेशर कम ज़्यादा होने से उसमें बबल्स आने लगते हैं, बबल्स से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि जो भी ब्लेड्स होती है वो ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ बता रखी है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक मैं ये गायब कर देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, फिर हम दूसरे पॉइंट में करेंगे क्लियर कि दिस टर्बाइन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज हेड। दिस टर्बाइन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज हेड, लार्ज हेड मतलब लार्ज प्रेशर के लिए, एंड लो फ्लो रेट। उसका एग्जांपल बेस्ट है पेल्टन व्हील इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टर्बाइन। जबकि इसमें जो ये सुटेबल किसके लिए, हाई फ्लो रेट के लिए और लो हेड सिचुएशन के लिए, लो हेड मतलब लो प्रेशर के लिए। क्योंकि आप वो जनरली देखते होंगे इसमें तो गाइडेड ब्लेड इस टाइप से होता है, पानी इस साइड सप्लाई होता है, इसमें जाता रहता है। तो जो भी हमारा जो फ्लेवर, इसका जो फ्लो रेट होता है वो रेगुलर हाई होता है देखा जाता है। जबकि इसमें जो भी हमारा एक बार में बकेट होता है, बकेट से स्ट्राइक हुआ, जो फ्लो रेट है वो ख़त्म हो गया। तो इसका पेल्टन व्हील बेस्ट एग्जांपल है, और इसमें ये हो गया। तो अब हम हमारे एक्चुअल डेफिनेशन जो हमने दूसरी डिफरेंस है वो चीज़ हम कर लेते हैं। ये मेरे नोट्स है, आप ये चीज़ भी देख लेना, ये मैंने अच्छे से बनाया है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, दिस टर्बाइन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज हेड और लो फ्लो रेट। ये भी पढ़ लिया था हमने, 7वां भी पढ़ लिया था। तो इस प्रकार हमें 7 पॉइंट ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो हमने दूसरे डिफरेंस भी लिख रखे हैं, वो चीज़ भी हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से डिफिनेशन समझ में आ जाती है। अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको, बाकी आप दूसरी वो कर लोगे, क्योंकि मैंने जितना अच्छे से समझाया ना वो बेस्ट है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं कि इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में कि द स्टीम इज़ कम्प्लीटली एक्सपांड इन द नोजल and its pressure remains constant during its flow through the blade passage। ये समझ में आ गया होगा। The steam, इसमें क्या होता है, the steam is expand partially in the nozzle and further expansion take place to the rotor blades। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें एक्सपांड जो भी होती है वो उस बकेट्स की डायरेक्ट स्ट्राइक होती है, इसमें कम होती है, ये बता रखा है। और इसमें द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम पासिंग ओवर द ब्लेड रिमेंस। तो हमने ये पढ़ लिया था। तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट था, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम पासिंग ओवर द ब्लेड रिमेन कांस्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी आपको मैंने उस ब्लेड के एग्जांपल से समझाया था कि जो भी हमारी जो ब्लेड होती है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, अब्सेंस फ्रिक्शन हो, तो जो ब्लेड जो वेलोसिटी होती है स्टीम की वो कांस्टेंट रहती है। और सेम अगर इसमें देखा जाए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम पासिंग ओवर द ब्लेड, चूँकि इसमें गाइडेड ब्लेड पूरा वाटर एक्सेस की सर्कमफ्रेंस में सप्लाई हो रहा है, तो आप देखोगे इसमें जो ब्लेड की वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, और एट द एंड ऑफ पॉइंट में आप देखोगे बहुत हाई वेलोसिटी होती है। और आप शुरुआत में देखोगे गाइड ब्लेड में शुरुआत में जो वाटर आता है वो हाईली प्रेशर होता है, और एंड में होते होते वो लो प्रेशर हो जाता था। और तो ये चीज़ बता रखी है। तो इसमें ब्लेड जो होता है, मैं आपको बताता कि ना, ब्लेड जो उसमें सिमेट्रिक होती है और उसमें असिमेट्रिक होती है, मतलब कि शेप इसमें फिक्स होते, सबके सेम ही होते हैं, जबकि इसमें अलग अलग शेप में आती है। और इसमें जो प्रेशर एट द बोथ एंड ऑफ द मूविंग ब्लेड आर सेम। प्रेशर जो होता है बोथ एंड का, कि इसमें प्रेशर आप देखोगे जो बकेट्स जो भी हमारी वेंस बनती है वो एक तरह से इस टाइप से बनती है, जो प्रेशर होता है वो सब जगह सेम होता है। जबकि इसमें आप देखोगे
तो ब्लेड की जो शेप होती है कुछ इस टाइप से होती है। तो इसमें अलग अलग जगह प्रेशर, कहीं यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता होगा या कम होता होगा, ऐसे इस टाइप से होता है। इसमें प्रेशर जो होता है बोथ एंड में मूविंग ब्लेड में डिफरेंट होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वो फॉर द सेम पावर डेवलप्ड एज द प्रेशर ड्रॉप इज मोर। इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है एंड द नंबर ऑफ स्टेज रिक्वायर्ड लेस होते हैं। जबकि इसमें फॉर द सेम पावर डेवलप के लिए प्रेशर जो ड्रॉप होता है वो स्मॉल होता है और नंबर ऑफ स्टेज रिक्वायर जो होती है वो जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया हो, मैं ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। द ब्लेड इफिशिएंसी कर्व इज लेस फ्लैट, और इसमें जो ब्लेड इफिशिएंसी कर्व जो होता है वो मोर फ्लैट। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हो। जो भी इसका जो कर्व होता है वो फ्लैट, एक का ज़्यादा इसमें कम फ्लैट होता है, इसमें ज़्यादा फ्लैट होता है। और इसमें देखा जाए तो द स्टीम वेलोसिटी इज़ वेरी हाई एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ द टरबाइन इज हाई। इसमें स्पीड ऑफ आप देखोगे कि जो भी ब्लेड, जो भी टरबाइन, जो भी हमारा नोजल होता है वो स्ट्राइक होता है डायरेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है। जबकि इसमें इतना नहीं होता, इसमें थोड़ी कम होती है, वेलोसिटी इज़ नॉट वेरी हाई एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ टरबाइन इज लो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही सेकंड वाला भी देख लेते हैं हम, उसके पॉइंट्स भी। तो इससे हम आपका जो भी आपका जो भी डाउट होगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा ताकि लंबा लेक्चर ना लगे। तो इसका मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप समझ लेना और उसके नोट्स भी बना लेना अगर अच्छा लगे तो, वरना वही जो मैंने लिखा रखा था वही चीज़ काफ़ी है वैसे तो। कि ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय एन एफिशिएंट नोजल दैट फॉर्म ऑफ अ फ्री जेट। ये भी समझ में आ गया होगा। जो भी एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी है, जो भी मान लो प्रेशर एनर्जी जो भी आ रही है, पानी आ रहा है, वो सारा कन्वर्ट किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्ट्राइक होती है इन बकेट्स में। ये समझ में आ गया होगा इसमें कि ओनली अ पोर्शन ऑफ फ्लूइड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द फ्लूइड एंटर द टरबाइन रनर। ये भी समझ में आ गया होगा कि द जेट इज unconfined at the atmospheric pressure throughout the action of water on the runner during the subsequent flow to the tail race। ये भी समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा जो होता है वो वाटर जो स्ट्राइक होता है वो एटमॉस्फेरिक में होता है। जबकि इसमें आप देखोगे तो इसमें जब when enter the runner with an excess pressure then the both velocity and pressure change as the water थ्रू द रनर। तो ये आप 4-5 पॉइंट है, आप देख लेना। तीसरा कि ब्लेड आर ओनली इन एक्शन, दे आर फ्रंट ऑफ द नोजल, द ब्लेड आर एक्शन ऑल द टाइम। ये भी समझ में आ गया हो। वाटर में अलाउ टू एंटर अ पार्ट और होल ऑफ व्हील सर्कमफेरेंस। ये भी आपको समझ में आ गया होगी। वाटर कहाँ सप्लाई होता है, किस सर्कमफेरेंस, किस परिधि में होता है, ये चीज़ इसमें पूरी परिधि में होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तब द व्हील डज नॉट रन फुल एयर एज फ्री एक्सेस टू द बकेट। ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आप पॉइंट पढ़ लेना, ये भी है, वैसे पढ़ सकते हो आप, ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। यूनिट इज इंस्टॉल्ड अबाउट द टेल रेस। इसमें यूनिट इज केप्ट इंटायरली सबमर्ज्ड इन वाटर बिलो द टेल रेस। और फ्लो रेगुलेशन इज पॉसिबल विदाउट लॉस। इसमें फ्लो रेगुलेशन इज ऑलवेज